नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स का कोर्स लेकर आए हैं, तो करंट अफेयर्स में हमने देखा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बहुत सारा टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी से हो, चाहे किसी तरह का ऑपरेशंस हो, मिलिट्री ऑपरेशंस हो, चाहे बोल सकते हैं कोई भी पॉलिटी का न्यूज़ हो। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, मिक्स एक बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपका एक पार्ट नहीं, मतलब सारा पार्ट, चाहे वो जीएस रिलेटेड हो। जैसे हमने कल जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स था, जो पहला लेक्चर था हमारे, उसमें हमने क्या देखा था, पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि एक जीएस का टॉपिक है, पॉलिटी सेक्शन का टॉपिक है, तो हमने उस तरीके से पूरा उसको एनालाइज किया, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने वहां पर देखा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप उसे रिवाइज करते होंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब कि तुक नहीं बनता करंट अफेयर्स कोर्स को करने का। क्योंकि आप रिवाइज करेंगे तभी जाकर आप एग्जाम में उस क्वेश्चन, उस तरह का जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते। क्योंकि जो दोस्तों न्यूज में रहता है, जो करंट न्यूज में रहता है, जो सुर्खियों में रहता है, वही आपसे क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन हमारा करंट अफेयर्स का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज देखेंगे जो बहुत सारा न्यूज मतलब अभी भी चल रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज होता है, जो मतलब बोल सकते हैं समसामयिक जो विषय होता है, वो एक दो नहीं होता है। जैसे आप जीएस का क्या एक लिमिटेशन होता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतना से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, जितना दिया गया किताब में जो आपका सिलेबस है। लेकिन करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, उसमें जनरल अवेयरनेस होता है, जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको जो घटना घट रही है, उस घटना से किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो आज का जो है बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे आज का जो हमारा सेशन है। करंट सबसे पहले जो बात करेंगे हम यूसीसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? यूसीसी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि अभी जानते हैं बहुत सारा एग्जाम है। चाहे आपका अगर देखें तो बीपीएससी का एग्जाम हो गया, अब जैसे हमने बात भी किया था, बीपीएससी हो गया, चाहे आपका एसआई हो गया, चाहे आपका सीजीएल हो गया, चाहे आपका बोल सकते हैं बिहार का एडीओ हो गया। और आप यूपीएससी को भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा, जैसे अभी मैंने जैसे बात किया आपसे यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो ये वो क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो आपसे यूपीएससी में भी मतलब खासकर पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, बाकी जो मतलब वनडे का एग्जाम है उसमें पूछा गया। तो ये नहीं समझे कि इस तरह का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम पूछा जाता, नहीं। ये किसी भी तरह का जो कंपटीशन एग्जाम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, भले वहाँ थोड़ा स्टेटमेंट कुछ अलग होगा, कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कुछ हाई लेवल का स्टेटमेंट आपको पूछ दिया जाएगा, लेकिन जो सिंपल अनुच्छेद से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है, वो सारा चीज़ आपसे क्या किया जाएगा, वनडे के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो टॉपिक कोई मतलब हल्का या भारी नहीं होता, वो आपको अगर आ रहा है जानकारी उसके बारे में तो वो आपके लिए हल्का है, नहीं तो वो टॉपिक आपके लिए क्या है, भारी है। तो सबसे पहले अगर टॉपिक ये बात करें हम यूसीसी, किसके बारे में हमने यहाँ पर बोला, यूसीसी के बारे में। तो स्लाइड आपको विजिबल होगा, अगर नहीं है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर यूसीसी के बारे में देखें, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म। आप फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो ये जो आपको यहाँ पता होना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जानते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 44 है, इसे पॉइंट वाइज में लिखेंगे दोस्तों। आर्टिकल जो हमारा क्या है, 44 है, जो कि डीपी आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। इसमें आपको क्या किया गया है, इसमें यह बताया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। ये है कि आपका बोल सकते हैं स्टेट का एक पॉलिसी है। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अंतर्गत यह होता है कि किसी तरह से जस्टिसेबल एनफोर्सेबल नहीं है कि आप कोर्ट के पास जाएं, आप बोलेंगे कि नहीं सरकार इसी ऐसी मतलब की जो पॉलिसी है उसको लागू नहीं करी, नहीं। ये जो होता है डीपीएसपी में दोस्तों, ये सरकार का गवर्नेंस के लिए बनाया जाता है, कि सरकार को इस पर किसी तरह का थोपा नहीं जा रहा। सरकार का अपना मर्जी है, तो उस चीज को लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये क्या है, आर्टिकल। इसलिए आप देखेंगे कि आज के समय में जो यूसीसी जो लागू किया गया, वो कौन से स्टेट में किया गया है? गोवा में किया गया और उत्तराखंड में किया। 2024 में उत्तराखंड में और गोवा में। जानते हैं जो पोर्तुगीज का जो सिविल कोड का जो पॉलिसी था, जो मतलब सिविल कोड जो था, जो 1800 में मतलब कि बोल सकते हैं कि वो लागू किया गया था, तो वो गोवा में आपको तभी से ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज के समय में जो हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेट बना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला, वो उत्तराखंड बना। तो वो जानकारी याद रखना। चलिए, हम तो सिविल कोड में बात कर लिए, लेकिन होता क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, आखिरकार होता क्या? तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों हम बात करें, तो ये क्या होता है, जिसमें कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैरिज, किसी भी तरह का जो शादी विवाह होता है, तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू का जो हिंदू समुदाय में जो मतलब शादी विवाह होगा, उसका अलग एक मतलब कि बोल सकते हैं कि
नियम होता है, अलग कानून उसके पीछे होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1966, मतलब ये पूरा एडॉप्शन का पॉलिसी, इनहेरिटेंस का पॉलिसी, सक्सेशन का मतलब बोल सकते हैं रूल्स। तो ये अलग अलग क्या होता है, एक्ट होता है। उसी तरह का मैरिज देखें तो मैरिज में अगर हम मुस्लिम मैरिज को देखें, अगर मुस्लिम समुदाय में देखें तो उसका एक अलग मैरिज एक्ट होता है। अगर हम देखें जो शरीयत लॉ को मतलब कि वहाँ पर मानता है। फिर अगर देखें हम क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन का अलग मैरिज लॉ होता है। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, जिसमें बोल सकते हैं कि जैसे जो मतलब अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में आप मतलब कि बोल सकते हैं शादी विवाह दूसरे धर्म से करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू आपको वो नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मतलब कि कोर्ट में भी बहुत सारा पेंडेंसी है केसेस को लेकर। और क्या हो रहा है कि सब में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब क्योंकि एक भारत एक देश है, तो उसमें एक जो कानून होना चाहिए किसी भी को, जैसे जमीन का कानून विवाद है किसी तरह का, उसका एक कानून होता है जो सबके लागू होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि अब शादी किसी में किसी और के नियम से हो रहा है, किसी में कोई और एज लिखा हुआ कंसेंट का, या किसी में मतलब कुछ और नियम लागू किया, तो इसमें सरकार को भी दिक्कत होता है। प्लस बोल सकते हैं कि जो कोर्ट्स है, जो कोर्ट्स को भी किसी तरह का जजमेंट देने में, किसी तरह का बोल सकते हैं कि जो पेटिशन फाइल हुआ उसको जजमेंट देने में भी दिक्कतें आपको आती है। इसलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोला है बार बार कि मतलब कि जैसे शाह बानो का केस हुआ, सायरा बानो का केस हुआ, कि मतलब कि आप इस तरह से जो पॉलिसी है यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है उसको पूरे इंडिया में आप लागू करें। इससे क्या होगा कि एक इनहेरिटेंस का जो मैरिज का राइट होगा वो एक समान होगा, सब पर एक रूल लागू होगा, किसी के लिए किसी कोई मतलब बोल सकते हैं कि भेदभाव, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं किया जाएगा। तो ये यूसीसी के बारे में इतना ज्यादा जानकारी आपसे एग्जाम में मेनली पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन सिविल लॉ डेट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। क्या इसको बोलते हैं हम, इसको लिख देते एक लाइन में, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड डेट अप्लाइज टू, कॉमन सिविल कोड डेट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इक्वली, जितने भी नागरिक है सारे पर ये अप्लाई होता है, टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो पॉइंट फॉर्म में आपसे यहाँ पर मैंने लिखा है इस चीज को। फिर अगर क्या बोल सकते हैं कि ये डीपीएसपी तो सभी जानते हैं ये पार्ट 4 में है, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल भी होता है। हमने बात किया था डीपीएसपी के बारे में, हमने बात किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आपको जानकारी याद रखनी है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, कौन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों। अगर ये नहीं याद रखेंगे तो फिर जीएस का जो भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता वहां पर आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल सा जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन ये मतलब अभी बोल सकते हैं न्यूज में था, क्योंकि न्यूज में अभी बोल सकते हैं हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बात किया इस चीज को लेकर कि बहुत सारे मतलब अभी स्टेट्स ने इस चीज को फॉलो नहीं किया है, तो उनको करना चाहिए, एक नियम लागू आपको होना चाहिए पूरे भारत में। तो इसलिए ये न्यूज में है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स में न्यूज में था, लेकिन ये जीएस का पोर्सन बन जाता है। इसलिए मैंने कहा ना करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से पता चलता है कि जीएस में, क्योंकि जीएस भी भरमार है। आप जानते हैं कि अगर आप मतलब बोल सकते हैं पॉलिटी को पढ़ें तो पॉलिटी थोड़ा छोटा चीज नहीं है, पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा चीज नहीं, आपको मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और आज का जो पॉलिसी है, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है या 6th कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आपको सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। तो ये न्यूज के कारण आपको पता चलता था कौन टॉपिक इंपॉर्टेंस है, कौन टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना। फिर अगर देखें तो ये नॉट मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है। जो गवर्नमेंट अपना डिसीजन मतलब गवर्नमेंट का मन है तो इसको लागू कर सकती है, नहीं मन है तो इस उत्तराखंड गवर्नमेंट को मन किया तो उसने लागू कर दिया, बहुत सारे गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये क्या यूनिटरी सिस्टम है, पर्सनल लॉ जो एप्लीकेबल होता है सारे रिलीजन पर, कोई रिलीजन इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे पर्सनल लॉज होता है क्या यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर पर्सनल लॉज के बारे में, यहाँ भी दैट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन इक्वली। तो ये पर्सनल लॉ अप्लाई होता है दोस्तों। ये पर्सनल लॉज होता क्या है, जो पर्सनल हमारा जो लॉ होता है वो पर्सनल लॉज होता क्या है। जैसे मैरिज की बात हम करते हैं, शादी विवाह की जो हम बात करते हैं, जो अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, कितना लाख, आई थिंक 30 लाख 40 लाख तो शादी मतलब इंडिया में हर एक साल इस तरह का बहुत ज़्यादा सर्वे होता है, उसमें बताया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है। तो मैरिज देखें, फिर अगर डाइवोर्स की बात करें तो ये भी इसी से मतलब कि आपको कानून, एक ही कानून से आपको पूरा बोल सकते हैं कि इसको डील किया जाएगा। फिर डाइवोर्स के बाद इनहेरिटेंस की बात करें, जिसमें क्या होता है प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है, अपने बेटा को या बेटी को दिया जाता है, तो वो चीज़ होता है सन डॉटर को, तो इनहेरिटेंस हो गया। फिर उसी के साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, सक्सेशन हो गया।
फिर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम सक्सेशन की प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी सक्सेशन यही सेम चीज है। बाकी अगर एडॉप्शन की बात कर सकते हैं आप, एडॉप्शन, तो ये एडॉप्शन भी इसी रूल से होगा, क्योंकि क्या होता है सब धर्म में एक अलग नियम होता है एडॉप्शन को लेकर, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको ये एक नियम अगर यूसीसी फॉलो किया जाएगा तो सेम एडॉप्शन आपको सब में होगा। एडॉप्शन में गोद लेना, जैसे होता है ना, कितने मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं वो गोद लेते हैं, तो एडॉप्शन का भी जो पूरा केस होगा, जो पूरा मतलब लॉ होगा, वो यूसीसी के अंदर ही आपको आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 44 इसमें आपको भूलना नहीं है, कॉमन सिविल लॉ है ये, मतलब यूनिटरी सिस्टम है पर्सनल लॉज का, जो कि सारे रिलीजन को अप्लाई करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना। तो इतना सारा पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो चलिए ये आपने यहाँ पर समझ लिया, यहाँ तक क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक पॉइंट जो होना चाहिए वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पॉइंट छोड़ दिया, हर चारों डायरेक्शन से आपका पता होना चाहिए वो पॉइंट, कि क्या आर्टिकल्स है, किस लिए ये न्यूज में है, क्यों, मतलब कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप करंट अफेयर्स पर पूरा कंट्रोल, पूरा कमांड कर पाएंगे। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारा अगला है वो है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा, मतलब न्यूज़ में भी था, तो अगर एक सिंगल मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर देख सकते हैं हम वन लाइनर, तो एक चार्ल्स कोट का नाम है, चार्ल्स कोस्टे, चार्ल्स कोस्टे, जो कि न्यूज़ में एक दुखद समाचार है ये, चार्ल्स चार्ल्स कोस्टे। राइटिंग यहाँ पर विजिबल होगा, किसी तरह का कोई कर्सिव तो नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है जो आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये चार्ल्स कोस्टे थे, एक दुखद न्यूज है, मतलब बोल सकते हैं दुर्भाग्यवश इनका यहाँ पर मृत्यु हो गया, जो कि एक बहुत ही महान, बोल सकते हैं कि ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था, एक महान व्यक्ति थे। तो इनको यहाँ पर इनका अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये फॉर्मर कौन थे, ये फॉर्मर जो साइकिलिस्ट, जो मतलब कि आप जानते हैं ओलंपिक्स जो गेम होता है दोस्तों, ओलंपिक्स का जो गेम होता है, ये फॉर्मर ट्रैक साइकिलिस्ट है। मतलब कि ट्रैक साइकिलिस्ट में क्या होता है, जो साइकिलिस्ट होते हैं आप जो ट्रैकिंग करते हैं पूरा साइकिल से, वो भी एक गेम होता है जो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में, फॉर्मर ट्रैक साइकिलिस्ट। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर चर्चा किया है, ये पूछा जा सकता है। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनके बारे में, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन इनको माना जाता है, क्योंकि इनका जो यहाँ पर अगर मृत्यु की बात करें तो इनका जो मृत्यु यहाँ पर हुआ है, जो देहांत हुआ, वो 101 साल में हुआ, 101 ईयर्स, ये इनका एज था, 101 ईयर क्या था इनका एजेड, समझे। तो इनका यहाँ पर मृत्यु देहांत हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कितना साल इन्होंने जिया है, मतलब इनका हेल्थ कितना, आप यहाँ से सोच सकते हैं आज के समय में लोग अगर 100 साल से ऊपर जी रहे हैं तो उनका हेल्थ कितना बढ़िया हो, क्योंकि आज जानते हैं 60-65 के बाद लोगों को बीमारी, तो 50-55 के बाद लोगों को बीमारी होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हेल्थ पूरी तरह से डेटोरिएट कर जाता है। तो ये सब आज के समय आपको खेल पर या किसी तरह का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, या जिम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ है वो इंप्रूव होता है, और ज़्यादा दिन आप ज़्यादा जल्दी एजिंग नहीं करते, एजिंग में क्या जल्दी आप बूढ़ा नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। नहीं तो क्या होता है आज के समय जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, क्योंकि काम आज के समय बहुत ज़्यादा मशीनरी हो गया, पहले जैसा फिजिकल वर्क आप वैसा रहा नहीं, तो हर एक चीज़ में एक मशीनरी काम होता है, तो उसमें ज़्यादा लोग बैठ के काम करते हैं, तो वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल उसको बुलाता है। प्लस जो आज के समय फूड प्रोडक्ट्स हो गया, जंक फूड हो गया, ये सब लोग ज़्यादा खाते हैं, जो ऑयली सामान है वो ज़्यादा खाते हैं, तो ये हेल्थ के लिए क्या है, मतलब कि बुरा साबित हो सकता है, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये सीख लेना है कि इन्होंने 101 साल जिए हैं, इन्होंने मतलब फॉर्मर ट्रैक साइकिलिस्ट थे। और इसकी और बात करें इनके बारे में तो वर्ल्ड्स का ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन इनको बोला जाता है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक क्या बोला जाता है इनको, ओलंपिक चैंपियन। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन थे ये, पास के 101 साल में, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता है 1948 का लंदन ओलंपिक्स में, क्योंकि उस समय ओलंपिक शुरू ही हुआ था, 1 गोल्ड एट लंदन ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स 1948, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो पहला ओलंपिक हुआ था लंदन में, लंदन ओलंपिक जिसे बोला जाता, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखना है। फिर अगर देखें तो ये जो लेटेस्ट जानकारी क्या है इनके बारे में हम बात करें, अगर चार्ल्स कोस्टे के बारे में,
तो लेटेस्ट जानकारी की टॉर्च बियरर थे 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। किसमें? 2024। ये टॉर्च बियरर एट टॉर्च। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक ओलंपिक्स में एक टॉर्च बियरर होता है, जो कि मतलब एक बोल सकते हैं वो टॉर्च बियर वही मतलब लोग होते हैं, वही व्यक्ति होते हैं जो जिन्होंने पहले किसी तरह का गोल्ड मेडल जीता या किसी तरह का उनका एक महान व्यक्तित्व का मतलब कि बोल सकते हैं उनको माना जाता है। उसी तरह के लोग टॉर्च बियरर होते हैं। टॉर्च बियर एट द 224 पेरिस गेम। टॉर्च बियर एट 224 का जो पेरिस गेम्स था, तो पेरिस में हुआ था, उसमें इन्होंने वैसे टॉर्च बियरर थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। किसके बारे में यहाँ पर है? हम बात कर रहे हैं चार्ल्स कॉस्टे के बारे में। तो ये समाचार, ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, इसको मतलब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड भी करंट अफेयर्स अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वनडे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी यूपीएससी के एग्जाम तक में एक दो क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स न्यूज़ से होते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हो रहते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है स्पोर्ट्स जगत में। चाहे आप देखें बीपीएससी के एग्जाम में देखें, तो ये दो तीन न्यूज़ जो स्पोर्ट्स के होते हैं वो आपको सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का डिफरेंस मत कीजिएगा कि ये इस एग्जाम में या उस एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो हमारा दोस्तों यहाँ पर एक और वन लाइनर अगर न्यूज़ की बात करें जो स्पोर्ट्स जगत से रिलेटेड है, एक है जैनिक सीनर। क्या नाम है इनका? ये तीसरा नंबर है आपका, जैनिक सीनर। अगर हम बात करें यहाँ पर जैनिक सीनर की, तो जैनिक सीनर, तो ये जो जैनिक सीनर है दोस्तों, अगर हम बात करें जैनिक सिनर की, तो इन्होंने क्या किया? पेरिस मास्टर जीता फॉर द फर्स्ट टाइम, वन द पेरिस मास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, वन द पेरिस मास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पेरिस मास्टर, पेरिस मास्टर दोस्तों गेम क्या होता है? ये टेनिस का गेम होता है। जैसे आप अल्कराज का नाम सुने होंगे। तो ये सब जो मास्टर जो मतलब पेरिस मास्टर, ये ध्यान रखना, पेरिस मास्टर जो गेम होता है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड होता है? टेनिस से रिलेटेड होता है। किनको बोल सकते हैं इसने हराया? जो जेनिक सिनर ने हराया, बीटिंग फेलिक्स ऑगर एलिसियामी। बीटिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं बीटिंग, मतलब जिनको इन्होंने हराया, बीटिंग। नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये भी पूछ दिया सकता है। तो फेलिक्स, क्या नाम है इनका पूरा? फेलिक्स ऑगर, फेलिक्स ऑगर एलिया सी में, फेलिक्स ऑगर एलिया सी में। तो ये जानकारी आपको ये क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये स्पोर्ट्स जगत से था, दो महान व्यक्ति जिनका आपको याद रखना है, नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, हम अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़े, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, आप जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि स्काई अकेडमी 360 के नाम से, प्लस हमारा जो बोल सकते हैं कि जो यूट्यूब का जो चैनल है, वहाँ पर हम फ्री में करंट अफेयर्स का कोर्स रोज आपके लिए लेकर आएंगे। और इस तरह के जो करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये सारे समाचार पत्र को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, उसी में हम लोग ये करंट अफेयर्स आपको बता रहे हैं, जो कि न्यूज़ में अभी आपको चर्चित है, जो कि चर्चा में है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ अगला अगला हम बात करेंगे यहाँ पर एचआईवी के बारे में। तो एचआईवी सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एचआईवी होता क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चौथा न्यूज़ था आपका, जिसमें हम लोग एचआईवी की यहाँ पर बात करेंगे। तो एचआईवी होता क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका मतलब यहाँ पर नाम से ही आपका क्लियर हो जाता है, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून आपका क्या होता है? कमजोर हो जाता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो बीमारी को लड़ने में, बीमारी से लड़ने में जो मदद करती है, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, टी सेल्स हो गया, ये क्या है? इम्यूनिटी को पूरा तरीके से कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा, एंटीबॉडी इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एचआईवी क्या होता है? जब ये वायरस लग जाता है शरीर में, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं खराब हो जाता है, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और यही जब वायरस बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये बोल सकते हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाता है, तो फिर आपको एड्स होने का खतरा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यूज़ में था, ये आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि एक वायरस है, इसको हम फुल फॉर्म अगर यहाँ पर आप देख लें तो ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी
वायरस क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये क्या करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वायरस दैट अटैक्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम। आप जानते हैं दोस्तों, अगर इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा, आप बच नहीं सकते। मतलब कि आपको टीबी भी हो सकता है, या बोल सकते हैं किसी तरह का सर्दी खांसी, जो भी बोल सकते हैं, जुकाम किसी तरह का बोल सकते हैं, किसी तरह का कोई भी बीमारी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, चाहे वायरस से हो, चाहे फंगाई से हो, चाहे प्रोटोजोआ से। मतलब आप जानते हैं बीमारी के बारे में अपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, कितने तरह की बीमारी कौन कौन से वायरस से, कौन कौन से अलग अलग जीवाणु से होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। प्लस अगर देखें तो एड्स भी होता है इसके कारण, जो अगर देखेंगे एचआईवी के कारण, जब एचआईवी आपको एक्सट्रीम स्टेट पे पहुंच जाता है तो एड्स होता है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एड्स को एक्वायर्ड। फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये मत समझिएगा, बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है, सिंपल इन्फॉर्मेशन ही भारी पड़ जाता है स्टूडेंट पर। मैंने देखा है कि आप लोग एड्स जानते हैं, एड्स पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ रहे, लेकिन जब बात आता है फुल फॉर्म की तो लोग मतलब कि सही से जवाब नहीं दे पाते, या बोल सकते हैं उनको याद ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रोज मतलब रोजमर्रा जिंदगी में सुना होता है ये सब चीज़, लेकिन उनको पता नहीं होता इसका फुल फॉर्म होता क्या। तो यहाँ पर देखेंगे एड्स का क्या होता है, जैसे कि सार्स का, तो कभी कभी सार्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। लोग कोरोना में सब जानते हैं सार्स वायरस, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे इसको लिख देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ पर हमारा क्या है, सिंड्रोम है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कि हम एचआईवी के बारे में यहाँ बात करते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। एचआईवी आप सभी जानते हैं किसके कारण होता है, ये बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज के कारण होता है, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है, किसी तरह का आपको पहले से एचआईवी है, या ब्रेस्ट मिल्क को कंज्यूम करने से, अगर मदर्स को एचआईवी है तो फिर वो एचआईवी आपको फैल जाएगा। तो एचआईवी दोस्तों बीमारी आज के समय बोल सकते हैं ये लाइलाज नहीं, मतलब लाइलाज है, लेकिन इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता अगर इसके रिगार्डिंग हम वैक्सीन ले रहे हैं, या इसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं किसी तरह का हम सावधानी बरत रहे हैं, या बोल सकते हैं कि किसी तरह का दवाई भी इसके रिलेटेड है। लेकिन वो दवाई अगर आप खा रहे हैं रेगुलर, तो आप मतलब कि अच्छा दिन जी सकते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एचआईवी जब ज़्यादा बढ़ जाता है, एड्स का जब कंडीशन आता है, तो फिर आपको बचाया नहीं जा सकता। ये एड्स बोल सकते हैं एक लाइलाज है, मतलब इसको इलाज नहीं किया जा सकता। इतना जानकारी आपको याद रखना है, जो कि हमारा किससे, डिजीज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन था न्यूज़ में, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो क्या है, वो है, अगर हम बात करें पेशा एक्ट। जैसे हमने कल बात किया था किसके बारे में, कल हमने जो बात किया था वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हमने पंचायत के बारे में बात किया था। तो पंचायत से हमने देखा था कि किस तरह से लोकल सेल्फ एक थ्री टायर गवर्नमेंट का जो एक पार्ट है, और उसमें भी एक अलग से थ्री टायर गवर्नमेंट है, जो मतलब मंडल परिषद हो सकता है, या ग्राम पंचायत और जिला परिषद। लेकिन एक पेशा एक्ट होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स दोस्तों इस तरह से हैं, जैसे आप बात करें गुजरात की, बात करें उड़ीसा की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, तो ये सब आप जानते हैं इस स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, शेड्यूल्ड एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर ट्राइबल। तो उनका क्या होता है, कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, और वो लैंग्वेज भी अलग होता है। वो उतना ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे उतना ज़्यादा उनका लगाव नहीं होता, या मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उतना ज़्यादा वो सम्मिलित नहीं होते, उतना ज़्यादा वो मिक्स नहीं होते हैं। उनको मतलब कि जैसे पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट द्वारा भी, या उतना ज़्यादा बोल सकते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका एक अपना कल्चर होता है, अपना एक पूरा सिस्टम होता है। तो वही सिस्टम को गवर्नमेंट कंजर्व करने के लिए, उस चीज़ को, लैंग्वेज को, कस्टम्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, पेशा एक्ट लेकर आई है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, हम लोग बात करेंगे पेशा एक्ट के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर देखें, ये न्यूज है आपका कौन सा है, पेशा एक्ट। पेशा एक्ट आपको 1996 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये पेशा एक्ट के बारे में, पॉलिटी का न्यूज है। तो पेशा एक्ट की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, पंचायत एक्सटेंशन। फुल फॉर्म से ही आपको मतलब डिफिनीशन पता चल जाता है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल एरिया किसको बुलाया था, जो एक मतलब एरिया होता है जहां पर मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन या शेड्यूल पॉपुलेशन वहां पर रहते हैं, वो मतलब कि बोल सकते हैं एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा अलग हट कर रहते हैं, उस एरिया को हम शेड्यूल एरिया बोलते हैं।
अब क्या होता है जो पंचायती एक्सचेंज है, तो क्या होता है जैसे पंचायत में क्या होता है कि जो हमारा कस्टम्स होता है, हमारा कल्चर होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जो कि मतलब शेड्यूल एरिया में रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट सीधे अप्लाई नहीं कर सकती है। जो गवर्नमेंट द्वारा जो प्रावधान निकाला गया, जो प्रोविजंस दिया गया है पंचायत में, जो हमने देखा था आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, जो आर्टिकल्स था वो आर्टिकल्स डायरेक्ट उठाकर आपको उसमें नहीं डाल सकती है, मतलब जो शेड्यूल एरियाज में नहीं अप्लाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशन करती है, कुछ उसमें नियम कानून को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, जिस हिसाब से जो कस्टम है, कल्चर है ट्राइबल्स का, उस तरह से कस्टम को बनाया जाता है, नियम को बनाया जाता है, और फिर जाके वहां पर इसको अप्लाई किया जाता है, वहां पर इसको बोल सकते हैं इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशा एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पंचायत का एक्सटेंशन है शेड्यूल एरियाज में, उसी को हम लोग पेशा एक्ट बोलते हैं यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, जो एप्लीकेबल टू फिफ्थ शेड्यूल एरिया। आप सभी लोग जानते हैं शेड्यूल सूची के बारे में, जो हमने 12 सूची की बात की थी वहां पर, तो हमने फिफ्थ एरिया, जहां पर फिफ्थ शेड्यूल एरिया को हमने बात किया था, और एक अदर शेड्यूल एरिया की हमने बात की थी सिक्स शेड्यूल में, जिसमें हमने तमाम वर्ड से याद किया था त्रिपुरा, मिजोरम, और क्या हो गया मेघालय और असम। ये 4 स्टेट था जिसमें हमने सिक्स शेड्यूल में बात किया था। लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें 10 स्टेट्स आते हैं। तो ये 10 स्टेट्स में दोस्तों अप्लाई होता है एप्लीकेबल टू फिफ्थ, एप्लीकेबल टू फिफ्थ आपका क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो राइटिंग लिखा जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने दिक्कत लगेगा तो इसको और हम सही करेंगे, इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं पर कर्सिव हो जा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब सीनियर स्टूडेंट्स है तो उतना ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए, वर्ड पता चलना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि लपेट दिए किसी तरह से, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फिफ्थ शेड्यूल, अब आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, जो ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, जो हमारा ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है। तो हमने बात किया था इसमें कौन कौन सा स्टेट यहाँ पर आता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 10 स्टेट आता है। कितना स्टेट आता है इसमें, 10 स्टेट। तो कौन है हमारा, अगर हम बात करें मैप को भी देखते हुए आप इस चीज को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो अगर हम शुरू करें यहाँ पर झारखंड से, तो आपको लगेगा हाँ झारखंड में तो ट्राइबल्स तो बहुत रहते हैं, झारखंड तो है ही। फिर आप देखेंगे उड़ीसा में ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ में तो भाई साहब ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स हैं वहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा ट्राइबल्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा आपको, आंध्र में भी, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर देखने को मिला। फिर आंध्र प्रदेश के पास साथ आए तो हम तेलंगाना में भी चल जाएंगे, तेलंगाना में भी हमें देखने को मिलेगा। फिर अगर तेलंगाना के साथ हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें गुजरात में भी मिलेगा, किसे मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। फिर गुजरात देखे तो हमको राजस्थान में भी चल जाएंगे, थोड़ा सा राजस्थान में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी अप्लाई होता है। फिर अगर राजस्थान के बाद देखें तो महाराष्ट्र में ही मिल जाएगा हमें, कहाँ से मिल जाएगा, महाराष्ट्र से। फिर महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो फिर आगे हम एमपी की तरफ भी चल जाएंगे तो एमपी में ही मिल जाएगा, जिसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो आप 10 स्टेट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक स्टेट हमारा और छूट गया, आप जरूर बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेट होगा हमारा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, और एक स्टेट है जो नॉर्थन साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब जो जानकारी है दोस्तों याद रखना है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताइएगा, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन किया है इसलिए मैं करंट अफेयर्स के तौर पर जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि समय भी इसमें कम होता है, इसलिए मैंने इसे किया। अगर आप चाहेंगे तो अलग से मैं वीडियो ही बना सकता हूँ इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, जिसको आपको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो चलिए, ये सारा जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंटेड फॉर्म में तो लिखना ज़्यादा बेहतर होता है और उससे याद होता है। ये मैंने देखा है कि जब आप लिख के किस चीज़ को याद करते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन तक दिमाग में क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, वहाँ आपका ये क्या होता है, जाके सेटल हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा था किसके बारे में, पेशा एक्ट 1996 के बारे में। अगला दो करंट अफेयर्स की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला हम देखें दोस्तों किसके बारे में, एफएसआई के बारे में। एफएसआई आप सभी जानते हैं, एफएसआई जो इसको हम बोलते हैं वो क्या, एक फूड रेगुलेटिंग एक एजेंसी है, फूड रेगुलेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आज के समय आप देखते हैं जितना भी कहीं कहीं आप देखते हैं कि जो पूजा पाठ का समय आता है या वो सब पर्व का समय आता है तो बहुत सारे मिठाई में मिलावट होना शुरू हो जाती है, मिठाई में मिलावट देखेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारा पनीर, जो फेक पनीर आपको देखने को मार्केट में मिलेगा, तो लोग मतलब क्या करते थे, सिल्वर आयोडीन का जो टिंचर था वो खरीद लेते थे और उसी से चेक करते रहते थे। चाहे वो मतलब बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे कंपनी का पनीर सबको मतलब कि देखा गया, डोमिनोज तक का पनीर को देखा गया कि वो मतलब कि आयोडीन का जो टिंचर था वो पास नहीं कर पाई।
तो ये सब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मार्केट में भी चीज़ को चल रहा है, जो फैट से, जो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है फेक पनीर, लेकिन उसे फिर क्लेम किया जाता है ये क्या है कि दूध का बना हुआ पनीर है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये चीज़ नहीं होता। तो वो फैट फैट उसमें ज़्यादा होता है, बोल सकते हैं कि अनहाइजेनिक होता है, अनहाइजीन तरीके से बनाया जाता है। अभी बहुत सारे एफसाई के जो मतलब एजेंट थे, जो एफसाई के जो ऑर्गेनाइज, उन्होंने बहुत सारा छापा भी मारा है। मतलब हजार हजार किलो, 700 किलो पनीर उसने वहाँ से निकाला, जो कि लोग बेचने के लिए तैयार थे कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये एफसाई का रोल होता है। इतना भी आप फूड प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसमें एफसाई का मार्का होता है, तो आप समझते हैं ये फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से ऑथोराइज्ड है, वहाँ से मतलब बोल सकते हैं कि नियम कानून के साथ बना है, ये हाइजेनिक है, किसी तरह का इसमें उस तरह का जो बोल सकते हैं केमिकल्स नहीं यूज किया गया, जो हमारे लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या है, मतलब जो इंसान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, तो उस तरह केमिकल उसमें यूज नहीं किया जाता। तो एफसाई इसलिए इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो फूड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसके नियम कानून भी बनाता है। जितना भी नोटिफिकेशन हो गया, किसी तरह का जो गाइडलाइंस हो गया, वो सारा गाइडलाइंस किसके द्वारा, एफसाई के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एफसाई में, तो ये हमें जानकारी थे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो किसके बारे में मान लेंगे, एफसाई के बारे में, एफएसएसआई के बारे में। तो एफएसएसआई की हम फुल इंफॉर्मेशन हमने देखा। तो इसका अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी, किसको क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड एंड स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है दोस्तों, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि एक नियम द्वारा, एक कानून द्वारा ये तैयार किया गया है, ऑटोनोमस बॉडी है। और किसके द्वारा ये तैयार किया है, वो भी आपको वो जो एक्ट है, उस एक्ट का आपको नाम याद रखना। वो एड है, एक्ट क्या है आपका दोस्तों, वहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2000। ऑटोनोमस बॉडी किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये एक्ट के द्वारा इसे क्या किया गया, यहाँ पर तैयार किया गया, इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेशन करना होता है, सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। ये किसके अंदर होता है, ये मिनिस्ट्री भी याद रखना, ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर होगा। तो आप सभी से हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि फूड क्या है, हमारे जीवन का सबसे एक बोल सकते हैं प्रमुख चीज है, जिससे हम मतलब कि खाना ही खाएंगे तभी ना हम सही, हेल्थ से हमारा सही रहेगा, हम काम कर पाएंगे, जीवन जी पाएंगे। तो ये हमारा क्या एक बोल सकते हैं अभिन्न, एक बोल सकते हैं क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट ही हो जाता है हमारे जीवन का। तो इसमें हेल्थ रिलेटेड है, इसलिए ये जो रखा गया किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, किसके अंदर रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड अंडर, किसके अंदर है, ये चीज आप यहाँ पर लिख लेंगे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगला देखें तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। क्या होता है इसका, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। थोड़ा सा कर्व हो जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ आप जरूर बताएंगे यहाँ पर। तो ये क्या करता है, और ये फूड सर्टिफिकेशन आप देखते हैं, जितना भी पैकेट चिप्स का खा रहे हैं आप, बाजार से आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, खाने का जितना भी प्रोडक्ट्स, उसमें एफसाई का मार्क आप जरूर देखते हैं। तो ये सारा अंदर इसी के अंदर आता है, एफसाई के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना कौन से एक्ट से बना है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, एफसाई को हमने यहाँ पर देख लिया। अगला जो हमारा दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, ओआरएस के बारे में। तो ये न्यूज में इसलिए था दोस्तों एफसाई, क्योंकि क्या था कि अभी के समय में क्या हो रहा है कि दिल्ली कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है कि मतलब ये जो बहुत सारे कंपनीज थे, खासकर अभी बहुत रेड्डी कंपनी हो गया, जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो दवाई बनाती है आपको, जो मतलब फार्मेसी कंपनियां। तो उसने क्या किया था, जो ओआरएस का आप जानते हैं, ओआरएस आपने इलेक्ट्रल पाउडर भी पिया होगा, जब भी आपको डायरिया का कोई या बोल सकते हैं या किसी तरह का लूज मोशन हो जाता है, तो आप उस ओआरएस का जो घोल होता है उसको आप पीते हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारा ओआरएस का घोल मिलता है, तो वो जो ओआरएस का घोल सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है वो ओरिजिनल होता है।
क्योंकि उसमें ओआरएस का जो घोल होता है दोस्तों, वो ओरिजिनल इसलिए होता है कि उसमें चीनी का मात्रा, और बोल सकते हैं उसमें चीनी का ही घोल होता है, एक चीनी, नमक और बहुत सारा जो मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारा क्लोराइड का वो मिक्सचर होता है, लेकिन उसका एक प्रोपोर्शन होता है। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है कि जूस के फॉर्म में, बिवरेज के फॉर्म में एक प्रोडक्ट निकाल दे रही है पीने वाला, मतलब कि जो प्रोडक्ट निकाल दिया, ड्रिंकिंग कोई बिवरेज है, और उसमें क्या कर रही है कि वो मतलब कि कोई पेय पदार्थ है, लेकिन उसमें क्या कर रही है, वो शुगर ज़्यादा डाल दे रही है और उस पर लिख दे रही है ओआरएस। तो इसलिए बहुत सारे मतलब कि जो एक्टिविस्ट थे, या हेल्थ एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, या बहुत सारे जो मतलब कि जिनको आप पटिशन, तो क्या होता है हेल्थ एक्टिविस्ट के द्वारा ही दिया जाता है कोर्ट में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा भी दिया गया था कि इस तरह से कंपनियां क्या करी, एक भ्रामक मतलब लोगों के बीच में फैला रही, भ्रम फैला रही कि यही ओआरएस है, इसको पीने से आपका हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन उसको पीने से लोगों का हेल्थ और खराब हो जाता था, क्योंकि उसमें चीनी का मात्रा ही बहुत ज़्यादा होता था, लोग मतलब डायबिटीज़ के भी शिकार हो जाते थे, प्लस क्या होता था कि आपको डायरिया है तो डायरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दवाई का एक क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी के हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसी को ओआरएस बोलते हैं। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए एफसाई भी न्यूज़ में था, ओआरएस भी न्यूज़ था, क्योंकि ये एफसाई का भी मतलब ये, क्योंकि ये पेय पदार्थ है, क्योंकि खाने का चीज़ है, पीने का चीज़ है, ये एफसाई के अंदर में आता है, इसको रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना। तो एफसाई ने अभी बोला है कि मतलब कोई भी आप जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां इस तरह से मतलब कि क्लेम नहीं करेगी कि हम ओआरएस का घोल दे रहे हैं, या ओआरएस किसी भी डब्बा पर वो नहीं लिख सकती, आप जो आएगा। लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि एक बहुत सारे फार्मेसी कंपनी है, वो बोल रही कि मेरा 180 करोड़, मतलब 200 का जो माल हमने तैयार किया है, जो हमने ओआरएस का घोल बनाया है, वो हम कहाँ बेचेंगे, वो हम कहाँ फेंकेंगे। तो कंपनी ने थोड़ा सा ढील दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि चलो तुम उसको पहले बेच बाच के खत्म करो, लेकिन भाई उसको जो बेचेगा तो वो भी इंसान ही पिएगा, वही व्यक्ति, कोई भी इंसान ही पिएगा, तो उसका भी हेल्थ खराब ही होगा। तो मतलब उससे अच्छा उसको डंप कर दो, या किसी तरह से उसको नष्ट कर दो। अगर आपने मतलब किया ही है तो इसका मतलब थोड़ी कि जहर बहुत ज्यादा हो गया था, उसको क्या करेंगे, जहर को फिर प्रोड्यूस करना है या किसी तरह से काम करना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ, टेस्ट के लिए टेस्ट अब शुरू करेंगे, इस 20 सब नहीं आ रहा था। हाँ देखिए देखिए, टेस्ट तो 20-25 टेस्ट हो गया है। नहीं उस सर अभी गए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ।